सीखते हैं, नायाब सीखते हैं, अरे कोशिश करेंगे सीखेंगे, सब कुछ यही याद करेंगे, घर जाके पढ़ना ऐसा केवल सोच लो, सब कुछ यही याद करूंगा, सोच लो। शुरू करें? चलिए, तो कहानी चल रही थी कि जो ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है, क्या ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट है या बदला जा सकता है? तो मैंने कहा इसे बदला जा सकता है, और बदलने के हमारे पास दो नायाब तरीके थे। एक था नेचर ऑफ रिएक्टेंट, जिसके बारे में हमने डिटेल चर्चा नहीं करी, और दूसरा था कैटलिस्ट। मैंने कहा कैटलिस्ट जीवन में आता है जीवन को नई राह जिस पर चलना पहले से आसान हो। कैटलिस्ट आने से एक नया कॉम्प्लेक्स बनता है, और उस कॉम्प्लेक्स का बनना इजियर होता है, और यही कारण है कि कैटलिस्ट राहों को आसान करता है। लेकिन सवाल अब ये हमारे सामने है कि सर कैटलिस्ट तो ये करता है, ये बताओ कैटलिस्ट ये कैसे? तो बच्चों, मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कैटलिस्ट ये कैसे करता है। उसके लिए मैं आपको एक मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा। शायद इसे आपने कभी पहले सुना ना हो, शायद आपने इसे पहले कभी जाना ना हो, लेकिन एनसीईआरटी में छुपा के एक शब्द लिखा है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी। और ये जो थ्योरी है, इसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। केवल उन्होंने एक शब्द लिख दिया है, कब इस शब्द पे वो सवाल बना ले कोई नहीं जानता। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी, सर ये क्या है? ये एक थ्योरी है जो हमें यह समझाती है कि कैटलिस्ट काम कैसे करता है। अच्छा सर, कैटलिस्ट काम कैसे करता है सर? हाँ बेटा, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि हमारे पास एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट को बनाने के लिए मैं कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना रहा हूं। सर ये कैसा डायग्राम बनाया? मैंने जो ये डायग्राम बनाया है, ये बेसिकली एक कैटलिस्ट के एटम्स को दिखा रहा हूं, और उनके अंदर मौजूद फ्री वैलेंसी को दिखा रहा हूं। जैसा आप सब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड बनाते हैं, हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में बॉन्ड वॉन्ड नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर कभी आप बॉन्ड बनाते हैं तो उस बॉन्ड को फ्री वैलेंसी कहते हैं, जहां कोई आके ऐड हो सकता है। तो मैंने आपके सामने कुछ ऐसा पिक्चर बनाया, और ये जो पिक्चर है इसी को कह रहा हूं मैं कैटलिस्ट। क्या कह रहा हूं? जो भी कैटलिस्ट होते हैं उनके पास फ्री वैलेंसी होती है। और इमेजिन करते हैं प्यारे बच्चों, कहानी कुछ ऐसी चल रही है। इमेजिन करते हैं पहले ए का मॉलिक्यूल आता था, बी का मॉलिक्यूल आता था, आपस में टकराता था, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, धीरे ही सही मगर जीवन चल रहा था। धीरे ही सही मगर जीवन, अचानक से एक दिन इसके जीवन में आता है कैटलिस्ट। कौन आता है? कैटलिस्ट कहता है, अरे ओ ए और बी, अरे ओ तुम उधर कहां जा रहे हो, इधर आओ ना। जैसे ही ए और बी कैटलिस्ट के पास आते हैं, यहां पे सबसे पहले इनका होता है उसकी सरफेस पे एडसॉर्प्शन। क्या होता है? जैसा कि मैंने इस शब्द को पहले भी बोला है, एक बार फिर कह देता हूं, सरफेस की तरफ आना, आके चिपक, एडसॉर्प्शन कहलाता है। हाँ या ना? पंखे पे धूल चिपकती है, अरे यस और नो? अब एक बच्चा जिसने कभी साइंस पढ़ा ही नहीं कहेगा अरे पंखे पे धूल चिपकी है। आप जब इस बार दिवाली में घर जाना तो कहना, ओ धूल एब्जॉर्ब ऑन द पंखा। कंसेप्ट वही है, बस आपकी भाषा अब लगी है, पढ़े लिखे बच्चे है ना? आप क्या बोले, धूल एब्जॉर्ब है? हाँ या ना? एब नहीं बोला मैंने, एड बोला। एडजॉर्ब होना यानी सरफेस पे चिपकना, एब होना मतलब अंदर चले जाना। जब हम दवाई खाते हैं तो दवाइयां एब्जॉर्ब होती हैं, लेकिन जो सरफेस पे है वो एडजॉर्ब होती है। तो सरफेस की तरफ आना, आके चिपक जाना, एड्सॉर्प्शन कहलाना। मैं अब ये नहीं बता रहा हूं कि एड्सॉर्प्शन जो होता है वो क्या है, मैकेनिज्म क्या है, वो नहीं बता रहा हूं। बस इतना समझो, एड्सॉर्ब हो जाता है, चलेगा। एक रोचक तथ्य बताऊं, जब कभी कोई चीज एड्सॉर्ब होती है तो एड्सॉर्ब होने के बाद वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। जैसे ही ए और बी जो पहले आपस में टकराया करते थे, अब आपस में टकराने के पहले कैटलिस्ट के सरफेस पे आके एड्सॉर्ब होते हैं। जैसे ही वो कैटलिस्ट के सरफेस पे आके एड्सॉर्ब होते हैं, वैसे ही एक एनर्जी रिलीज होती है। और जैसे ही एनर्जी रिलीज होती है, बस फिर क्या था, मॉलिक्यूल को मजा आया, मिल गई मिल गई मिल गई। अब प्यारे बच्चों, जैसे ही उनको एनर्जी मिलती है, तो आपको पता हो कि सारा का सारा खेल एनर्जी बैरियर में एनर्जी का ही तो है। अरे हाँ या ना? तो जैसे ही उनको एनर्जी मिलती है, वो जो एनर्जी रिलीज हुई है, तो मैं आपको बता दूं, एड्सॉर्प्शन होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है। जैसे ही ये एनर्जी रिलीज होती है, ए और बी कहते हैं खर्च नहीं होने देंगे, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। वो इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, और जो बॉन्ड बनना पहले मुश्किल हो रहा था, अब वो बॉन्ड आसानी से बनने लगे। हेलो?
ए और बी पहले भी टकराया करते थे, धीरे ही सही मगर जीवन उनका चला, लेकिन अब वो सबसे पहले कैटलिस्ट के सरफेस पे होंगे ऐड, उससे एनर्जी होगी री, उस एनर्जी का इस्तेमाल करें, बॉन्ड बनाने लग जाएं। ये कुछ ऐसा है कि पहले अपने पैसे खर्च करते थे, अब कोई पैसा खर्च करने वाला मिल गया है, तो खर्चा करने का मजा आएगा। यस, आया ना? समझ पा रहे हैं क्या? तो जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड बनने लगता है, पुराना बॉन्ड टूटने लगता है, और आप सब जानते हैं जब नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, जीवन में परिवर्तन आता है। हेलो, जैसे ही जीवन में परिवर्तन आता है मेरे प्यारे बच्चों, यही उसके जीवन का ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन, परिवर्तन हो रहा है एक बच्चे से डॉक्टर में, हाँ या ना? परिवर्तन पेनफुल होता है, समझ पा रहे हैं क्या? परिवर्तन आसान आसान होता है, जैसे हो वैसे चलना। अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो थोड़ा सा टफ होना पड़ेगा, थोड़ा सा रिजिड होना पड़ेगा, थोड़ा सा दर्द झेलना पड़ेगा, चाहे वो मेहनत का हो, चाहे वो नींद न लेने का हो। ये सब दर्द ही तो है जीवन का, सो ही नहीं रहे। अरे हाँ या ना? मजा क्या है? मस्त सो रहे, खा रहे, मस्त मस्त चीज एंजॉय, ये है जीवन का मजा, हाँ या ना? लेकिन अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो आपको इन सब से हटना पड़ेगा, दर्द तो झेलना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, अब ये उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, बॉन्ड बनाने लगते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड। हेलो, इसी को कहते हैं ट्रांजिशन। अगले ही मोमेंट पे एक जादू होता है, अगले ही मोमेंट पे एक जादू होता है। ए और बी के बीच में बॉन्ड बन के तैयार होता है, ए और बी बॉन्ड बनाते हैं और कैटली से कहते हैं टाटा बाय बाय सी यू लाला, चलेगा? अरे हेलो, अब यहां पे क्या ए और बी अलग हो चुके हैं? क्या यहाँ पे कैटलिस्ट अलग हो चुका है? इन्होंने कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया, जो बॉन्ड पहले धीरे बनते थे अब उस एनर्जी रिलीज से जल्दी होने लगा, अंत में फिर से ए और बी सेपरेट हो गया, जितना कैटलिस्ट तुमने लिया था अंत में फिर से। हेलो, तभी तो कहा जाता है थोड़ा सा कैटलिस्ट ही पर्याप्त है रिएक्शन करवाने के लिए। कैटलिस्ट हमें बहुत ज्यादा, थोड़ा ही कैटलिस्ट वो काम कर देगा जो आप करवाना चाहते हैं, बिकॉज द अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज रिमेन्स अनचेंज्ड बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन के पहले, रिएक्शन के बाद, मुझे बताओ कैटलिस्ट की मात्रा में परिवर्तन आया कि नहीं आया? कैटलिस्ट जीवन में आता है, जीवन की राहों को आसान करके चला जाता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल पहले अपने दम पे प्रोडक्ट बनाया करते थे, अब वो सबसे पहले एड्सॉर्ब होते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है, वो जो रिलीज एनर्जी है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करती है, जिससे बॉन्ड जल्दी बनने लगता है, फिर से ए और बी सेपरेट होकर यहाँ पे कैटलिस्ट लास्ट में बच। इसी थ्योरी का नाम है, इसी थ्योरी का नाम है, बोलो डन। कैटलिस्ट जीवन में आता है, जीवन की राहों को आसान करके चला जाता है। बच्चे ने मुझसे पूछा सर कैटलिस्ट ये सब कैसे कर पाता है? सो सिंपल, कैटलिस्ट सबसे पहले एब्जॉर्ब कराता है, एनर्जी रिलीज कराता है, बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है, इस प्रकार से कैटलिस्ट जीवन की राहों को आसान करता है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में डायग्राम बनाओ। जब आप ये सारी मैकेनिज्म डायग्राम बना रहे होंगे तो कुछ मेरा सवाल पूछने का मन कर रहा होगा। लिख लीजिए। लिख लिया? पहले ही लिख लिया आपने? डोंट डू मिस्टेक्स प्लीज, समय नहीं है, साल नहीं है गलतियां करने का, रेस्ट इज अप टू यू। हमारे जब और भी ड्रॉपर के बैच आते हैं लेट वाले, तो उसमें भी कई बार बच्चे इस मिसकंसेप्शन में बैठे होते हैं कि पहले पढ़ा था, पहले के नोट्स है, कौन बनाए सर, जीवन बहुत अजीब लग रहा है। बट बिलीव मी, जैसे इस कॉलिजन थ्योरी में चट्टान अगर पीछे गिर जाती है तो सफर फिर से जीरो से शुरू होता है, ठीक वैसा ही कॉम्पिटिशन होता है। यू हैव टू डू एवरीथिंग अगेन, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। हाँ, पहले पढ़ा था तो घर में रिवीजन में कम समय लगेगा, सीधे सवाल लगाओ, लेकिन एक बार पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मुझे 100% यकीन है आपने जितना भी पढ़ा होगा इतने डिटेल में कहीं नहीं पढ़ा है, जहां थ्योरी, जहां न्यूमेरिकल, हर चीज कवर है, इसलिए आपको अच्छे से सुनना है प्लीज, ठीक है? मैं जब पढ़ाता हूं तो उसके पहले हर टॉपिक के जेई मेंस के सवाल एंड सबको एक बार वैरायटी देखता हूं कि ऐसा कोई वैरायटी तो नहीं है जहां कुछ अभी तक एग्जाम में आया हो और अपने क्लासेस में कवर ना हो। इसलिए हर चीज आपके नोट्स में कवर करता हूं, इनको आप बिल्कुल शिद्दत से बार बार रिवाइज करिए, सारे केसेस देखते हैं, उसकी बेसिस पे थ्योरी बनाते हैं। मान लो भी अचानक से जेई 2025 कुछ नया प्रोफाइल आया होता तो वो फिर देख के फिर उसकी थ्योरी आपको बताते, ऐसा कंटेंट बनाया जाता है।
अगर आपने इस मैकेनिज्म को ढंग से समझा है तो बहुत सारे छोटे छोटे सवालों का जवाब देंगे। ये छोटे छोटे सवाल कैटलिस्ट की थ्योरी से रिलेटेड हैं। इक्विलिब्रियम और काइनेटिक्स मिला के सारे सवाल बनते हैं जो मैं भी बताने वाला हूं। मतलब जो अगला पॉइंट है उसमें दो चैप्टर सवाल बनते हैं, इक्विलिब्रियम चैप्टर से भी और काइनेटिक्स से भी। तो जब मैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में आऊंगा वहां टाइम कम होगा। ऐसा होता है, शुरू में टाइम ज्यादा होता है, जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइम कम होता जाता है। अगर मैं किसी बैच में मोल कंसेप्ट पहले पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है वो 12 से 15 जा रहा है, और अगर वही किसी बैच में अंतिम में पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है 6 से 7 में जा रहा है। उसका टाइम का कंपनसेशन हम लोग का पूरा होता है। समझ पा रहे हैं ना? तो जो चीजें बताई जा रही है सीखते चलिए, समझते चलिए। लिख लिया होगा? बोलूं कुछ एक पॉइंट? चलो, सबसे पहला पॉइंट बताइए, कैटलिस्ट ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया? पार्टिसिपेट नहीं किया ना? ऐसे दूर से ए हो जा, दूरी रहूंगा मैं। पार्टिसिपेट का मतलब क्या है? क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेशन? दौड़, कोई भाग ले रहे हैं क्या रेस में? इन्वॉल्व होना। इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? लिखना। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कैटलिस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कैटलिस्ट। नंबर वन, नंबर वन, बोलू, कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। यस, नंबर वन। नंबर टू, क्या कैटलिस्ट एक नया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है? क्या कैटलिस्ट एक नया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका बनना आसान होता है कि मुश्किल होता है? नेक्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट फॉर्म अ न्यू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कैटलिस्ट फॉर्म अ न्यू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कैटलिस्ट फॉर्म अ न्यू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ब्रैकेट लिख देना, इजियर टू फॉर्म। इसे बनाना आसान है। अब क्यों आसान है वो मैंने मैकेनिज्म में बताया। इजियर टू फॉर्म, इजियर टू फॉर्म। डन है? अगला पॉइंट, क्या कैटलिस्ट, क्या कैटलिस्ट क्या अमाउंट रिएक्शन के दौरान चेंज हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट remains unchanged, remains unchanged during the reaction। जो कैटलिस्ट की मात्रा है वो रिएक्शन के दौरान अनचेंज्ड रहती है। अगर कैटलिस्ट की मात्रा नहीं बदली तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या थोड़ी ही मात्रा पर्याप्त है? मात्रा घटती, मात्रा बदलती तो कहते भैया ज्यादा मात्रा लो। लेकिन जब मात्रा बदल ही तो थोड़ी सी मात्रा से भी हमारा काम। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, small amount of catalyst is sufficient, small amount of catalyst is sufficient to catalyze the reaction। small amount of catalyst is sufficient to catalyze the reaction। थोड़ी सी मात्रा ही पर्याप्त है रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। अगला पॉइंट, बोर्ड में आना जरा। कैटलिस्ट आने के पहले रिएक्शन अपने आप होती थी कि नहीं होती थी? और कैटलिस्ट आने के बाद भी? तो कैटलिस्ट ने जीवन में फर्क क्या लाया? रफ्तार को बढ़ाया। रफ्तार को कैसे बढ़ाया? ब्रेकर को छोटा करके, ईए को घटा के, बोलो हाँ या ना। लेकिन रिएक्शन पहले भी होती थी। अगर रिएक्शन पहले ना होती, अगर रिएक्शन पहले, लेट्स इमेजिन मेरे पास ए और बी की रिएक्शन मैं करवाता और रिएक्शन हो ही ना पाती। मान लो हमारी अमोनिया की फैक्ट्री में नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बनता ही नहीं। मान लो अगर अमोनिया नहीं बनता और मैं इसके जीवन में कैटलिस्ट लाता तो बोलो कोई फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? कैटलिस्ट उनके ही जीवन की राहों को आसान करता है जो चलना जानते हैं। जो चलना ही नहीं चाहते हैं, न जानते हैं, कैटलिस्ट उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट ओनली कैटलाइजेस, कैटलिस्ट ओनली कैटलाइजेस, कैटलिस्ट ओनली कैटलाइजेस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अपने आप होना, स्वयं होना, यही स्पॉन्टेनियस होता है।
बताओ नींद अपने आप आती है कि हमसे पूछ के? नींद स्पॉन्टेनियस है। बताओ पढ़ाई अपने आप होती है कि पूछ के? न पूछ के न अपने आप होती है पढ़ाई। अच्छा, न पूछ के न अपने आप, न, है ना, मारने पीटने पे भी नहीं हो रही है कुछ बच्चों के साथ, तो हाँ या ना? खैर, तो आप इसे बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या बोलेंगे? जो अपने आप होता है उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, और जो स्वयं नहीं हो सकता उसे कहते हैं नॉन। इसका डिटेल मतलब मैं आपको थर्मो बताऊंगा, भी इतना सोच लो तो भी काम चल जाएगा। तो फिलहाल कैटलिस्ट ओनली कैटलाइजेस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो स्पॉन्टेनियस नहीं है, कैटलिस्ट उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, प्यारे बच्चों, क्या हम सब ने कॉलिजन थ्योरी पढ़ा है? कॉलिजन थ्योरी में क्या मैं कुछ ग्राफ बनाता था? क्या मैं कोई ऐसा ग्राफ बनाता था? क्या ये रिएक्टेंट की इनिशियल इंथैल्पी है? क्या ये प्रोडक्ट की फाइनल इंथैल्पी है? जब कैटलिस्ट जीवन में आता है तो क्या ब्रेकर छोटा हो जाता है? ब्रेकर छोटा होता है तो मुझे बताओ फॉरवर्ड से छोटा कि बैकवर्ड से? मुझे बताओ रफ्तार फॉरवर्ड से बड़ी कि बैकवर्ड से? मुझे बताओ कैटलिस्ट फॉरवर्ड को कैटलाइज करता कि बैकवर्ड को? नेक्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट कैटलाइजेस, कैटलिस्ट कैटलाइजेस, कैटलिस्ट कैटलाइजेस फॉरवर्ड as well as backward reaction. Catalyst catalyzes forward as well as backward reaction. Catalyst catalyzes forward as well as backward reaction. क्या लिख रहे थे? कैटलिस्ट कैटलाइजेस फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, मुझे बताओ फॉरवर्ड से ब्रेकर छोटा कि बैकवर्ड से? दोनों से। फॉरवर्ड से ज्यादा छोटा कि बैकवर्ड से ज्यादा छोटा? देख लो अच्छे से, देख लो, ऐसे नाप लो स्केल से रख के। साफ साफ दिख रहा भाई, दोनों तरफ से छोटा। दोनों तरफ से इक्वल छोटा हुआ ना, बाई इक्वल एक्सटेंट। सेंटेंस कंप्लीट करना, सेंटेंस कंप्लीट करना। बाई इक्वल एक्सटेंट, बाई इक्वल एक्सटेंट। इसी में अच्छे सवाल बनते हैं। कई बार बोलेगा अनइक्वल, कई बार ऐसा। याद रखना, फॉरवर्ड को भी बढ़ाता है, बैकवर्ड को भी, दोनों को इक्वल एक्सटेंट से। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आओ जरा, मुझे बताओ कैटलिस्ट आता है, रफ्तार को बढ़ाता है, ब्रेकर को छोटा करता है, कैटलिस्ट जीवन की राहों को आसान करता है, नया कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है साहब, लेकिन इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन को बदला कि नहीं बदला? रिएक्टेंट की इंथैल्पी को बदला कि नहीं बदला? प्रोडक्ट की इंथैल्पी को बदला कि नहीं बदला? और जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इंथैल्पी नहीं बदला तो बताओ डेल्टा एच बदलेगा कि नहीं बदलेगा? कैटलिस्ट नहीं था तो भी वही डेल्टा एच है, कैटलिस्ट है तो भी वही डेल्टा एच है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट विल नॉट चेंज, कैटलिस्ट विल नॉट चेंज, कैटलिस्ट विल नॉट चेंज वैल्यू ऑफ delta H of reaction. Catalyst will not change value of delta H of reaction. आइए जाओ, आप सबने एक चैप्टर सुना होगा जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। दहशत है उस चैप्टर की, हाँ या ना? एक आयनिक है, एक थर्मो, सब दहशत वाले चैप्टर माने जाता है। एक इलेक्ट्रो भी, हाँ या ना? खैर प्यारे बच्चों, अब अगर मैं आपसे कहूं तो थर्मोडायनेमिक्स एक शब्द बोलते हैं जिसका नाम है स्टेट फंक्शन। क्या बोलते हैं? एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन। क्या सबने नाम सुना है? प्यारे बच्चों, स्टेट फंक्शन का मतलब है ऐसे फंक्शन, ऐसी चीजें, ऐसे टर्म जिन्हें मतलब केवल है स्टेट से। स्टेट मतलब अवस्था, अवस्था मतलब मंजिल। हेलो, आपकी मंजिल क्या है? नीट का पेपर देना आपकी मंजिल है? बस पेपर दे लिया, यस मैं जीत गया आज है। आपकी मंजिल क्या है? सिलेक्शन पाना, डॉक्टर बनना, मेडिकल कॉलेज, राइट? अरे हाँ या ना? अब मैं आपसे कहूं कि आपको मंजिलों से मतलब है, रास्तों से मतलब, कैसे भी साहब मुझे तो मेडिकल कॉलेज मिल जाए, तरीकों से मतलब नहीं, बस कॉलेज दिलवा दो। हेलो, ऐसी चीजें जिन्हें केवल मंजिलों से मतलब है, रास्तों की परवाह, उन्हें कहते हैं स्टेट फंक्शन। क्या कहते हैं? इसे ऐसे समझिए कि ये हमारी इनिशियल मंजिल है, ये हमारी, ऐसे जाऊं सेम है, ऐसे आऊं, ऐसे जाऊं, रास्ते तो बदले हैं लेकिन मंजिलें बदली। तो जो चीज उस मंजिल पे है अगर वो नहीं बदला तो मैं कहूंगा वो है स्टेट फंक्शन। क्या है? और वहीं पे एक होता है जिसका नाम है पाथ फंक्शन। क्या नाम है? पाथ फंक्शन। पाथ, पथ, रास्ता, हाँ या ना? हिंदी में भी पथ बोलते हैं, हाँ या ना? इंग्लिश में पाथ बोलते हैं, यस और नो?
तो प्यारे बच्चों, जब हम बोलते हैं पाथ फंक्शन यानी कि पथ फंक्शन, यानी कि जिन्हें रास्तों से मतलब है और मंजिलों से भी मतलब है, जिन्हें केवल मंजिलों से और दोनों से। हेलो प्यारे बच्चों, ऐसा सोचो, ऐसा सोचो, आज इनिशियल स्टेट, अब मैं इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, थर्मो की बात है। आज इनिशियल और फाइनल स्टेट बदला कि नहीं बदला? आज इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट बदला कि नहीं बदला? तो जितनी भी चीजें मंजिलों से मतलब रखती थी वो बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी? मैं आपको बता दूं, आपके चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में टोटल 4 स्टेट फंक्शन है। एक है डेल्टा यू, एक है डेल्टा एच, एक है डेल्टा एस, एक है डेल्टा जी। याद आया? कितने स्टेट फंक्शन है? 4। कितने पाथ फंक्शन है? 2। कितने पाथ फंक्शन है? 2। एक है हीट, एक है वर्क, खत्म थर्मो। अरे कितने स्टेट फंक्शन है? कितने पाथ फंक्शन है? खत्म, यही तो है और कुछ है ही नहीं। 4 2 6, 6 आया ना? अरे यस और नो? कितने स्टेट फंक्शन है? डेल्टा यू, डेल्टा एस, डन। इन चारों को किससे मतलब है? मंजिलों से मतलब है कि रास्तों से? तो अगर मंजिल है सेम तो ये भी होगा। कैटलिस्ट जीवन में आएगा, जीवन की राहों को आसान करके चला जाएगा, लेकिन किसी भी स्टेट फंक्शन को बदलने वाला, जो डेल्टा एस था वही रहेगा, जो डेल्टा जी था वही रहेगा, जो डेल्टा एस था। नेक्स्ट पॉइंट ट्रिपल स्टार बना के, कैटलिस्ट विल नॉट चेंज। कैटलिस्ट विल नॉट चेंज एनी स्टेट फंक्शन। कैटलिस्ट विल नॉट चेंज एनी स्टेट फंक्शन। कैटलिस्ट किसी भी स्टेट फंक्शन को नहीं बदलता। कैटलिस्ट विल नॉट चेंज एनी स्टेट फंक्शन। दैट इज, ऐसे लिखते, दैट इज आई ई। ये दैट इज है, कहां लिखा है दैट? ऐसे लिखते हैं, ठीक है, दैट इज चलेगा। दैट इज डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी will remains unchanged। हाँ सेम भी लिख सकते हैं, अनचेंज थोड़ा अच्छा इंग्लिश लगता है ना। आप देखो, एक छोटा सा बच्चा भी हिंदी बोलता है, एक 12वीं पास बच्चा भी हिंदी बोलता है, और एक हिंदी का प्रोफेसर भी हिंदी बोलता है। तीनों में फर्क होते हैं शब्दों के। आप जितने बढ़िया शब्द बोलेंगे उतना बढ़िया आपका थॉट प्रोसेस आता है, समझिए इसको। वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, और हम शायद इन्हीं पे काम करें। जैसे इस बच्चे ने सेम बोला, वो सही है, लेकिन मैंने क्या बोला? अनचेंज्ड। ये इंपैक्ट ज्यादा होता है ना? अपने को ये सीखना है कि कैसे मुझे सही शब्दों को बोलना है। कंसेप्ट शब्द दोनों मिलेंगे, बस फिर क्या चाहिए और? चलेगा। फिलहाल प्यारे बच्चों, कैटलिस्ट स्टेट फंक्शन को बदलता कि नहीं बदलता? वो किसी भी स्टेट फंक्शन को बदलता नहीं है। कुछ ऐसा ही हमारा कैटलिस्ट होता है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कैटलिस्ट के आने से ब्रेकर छोटा हुआ था कि बड़ा? और इनहिबिटर के आने से क्या कोई निगेटिव कैटलिस्ट जैसी चीज दुनिया में होती है? देयर इज नथिंग लाइक निगेटिव कैटलिस्ट। वो जो निगेटिव है उसी का क्या नाम है? इनहिबिटर। उसको निगेटिव नहीं बोलना चाहते हो तो क्या बोल दोगे? इनहिबिटर। इज दिस क्लियर? हमारी कोलिजन थ्योरी में कितने बैरियर थे? नंबर 1। नंबर 2, क्या सबको एनर्जी बैरियर का किस्सा क्लियर है? एनर्जी बैरियर का सिंपल सा मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या मतलब है? क्या एक्टिवेशन एनर्जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है? क्या उस, बोलो ना, नो सर, यस सर। क्या एक्टिवेशन यूनिवर्सल कांस्टेंट है? क्या उसे बदला जा सकता है? क्या बदलने के दो तरीके हैं? क्या कैटलिस्ट से बदला जा सकता है? क्या कैटलिस्ट से कभी ये घटता कभी ये बढ़ता है? क्या कैटलिस्ट से कभी ये घटता कभी ये बढ़ता है? कैटलिस्ट से हमेशा ये, जिनसे ये बढ़ता है वो कैटलिस्ट के नाम पे कलंक है। कौन है वो? बोलो डन। आओ बढ़े आगे। एक बच्चा, क्या बोला मैंने? वो पढ़ता था रोज 18 घंटे। कितने घंटे? न दिवाली, न दशहरा, न होली, न ईद, न संडे, न मंडे, रोज कितने घंटे? वो भयंकर पढ़ता था, है ना? उसके नंबर भी 700 आते थे, मान लो यार। और वो नीट का पेपर देने भी गया, मान लो, मान लो। और हमें डाउट था कहीं बीच में लौट ना आए, तो हमने देखा, जाओ अंदर जाओ, तुम पहले जाओ। हाँ या ना? और देख रहे थे कहीं बीच में 1 घंटे में ना निकल आए। ऐसे निकलते तो नहीं, निकल आते हैं, है ना? हमने वेट किया 3 घंटे में बैठ के, निकल नहीं देंगे इसको, आएगा तो फिर भेज देंगे। और बाहर आया, उससे हमने पेपर भी लिया, मतलब प्रूफ है कि उसने पेपर दिया था। बोलो उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? क्या पता क्या पढ़ रहा हो? कॉमर्स। यानी पढ़ना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, कंटेंट का होना भी जरूरी है, लेकिन जितना जरूरी पढ़ना उतना जरूरी सही डायरेक्शन है। उस बच्चे की डायरेक्शन क्या थी? कॉमर्स।
तो नीट का पेपर देगा तो क्या कर लेगा? कुछ नहीं करेगा। हाँ या ना? अरे यस और नो? कॉपी में लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट ओरिएंटेशन बैरियर। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ओरिएंटेशन बैरियर। मैं आप सबकी अंग्रेजी को सुधारते हुए बता दूं, ओरिएंटेशन कहने को बहुत बढ़िया शब्द है। ओरिएंटेशन का सिंपल सा मतलब है डायरेक्शन। ये डायरेक्शन का बैरियर है, ये डायरेक्शन की हर्डल है, ये डायरेक्शन का अड़चन है। बैरियर मतलब अड़चन, हर्डल है ना। जीवन में अड़चन ज्यादा चाहेंगे कम चाहेंगे? तो बैरियर ज्यादा होना चाहिए कम? ओरिएंटेशन बैरियर ज्यादा कि कम? एनर्जी बैरियर ज्यादा कि कम? ब्रेकर बड़ा कि छोटा? एनर्जी बैरियर बड़ा कि छोटा? वही तो बोल रहा हूं बेटा, है ना। बैरियर छोटा हो तब अपना फायदा है, बैरियर तब अपना। बोलो डन। मान लो एक मॉलिक्यूल ए ए मान लो, एक मॉलिक्यूल बी बी मान लो, दोनों आपस में टकराते थे मान लो, हेड ऑन कोलिजन करते थे मान लो। कैसा कोलिजन? हेड से हेड, हेड से हेड, अरे मान लो। हेड ऑन कोलिजन करते थे मान लो, है ना। जैसे हेड ऑन कोलिजन करते थे यहां बनता था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बनता था? ए बी, ए बी, अरे हाँ या ना। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता था और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में प्रोडक्ट बन के तैयार होता था मान लो। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ये तभी होगी जब कोलिजन होगा हेड ऑन। कैसे होगा बताओ? 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेकंड में कितने टक्कर हो रही हैं? 10 की पावर, अरे 25 लाख थे, यहाँ 10 की पावर 25 थे, बोलो ना यार। 10 की पावर 25, याद है ना। मैं आपसे पूछता हूं जब 10 की पावर 25 टक्कर 1 सेकंड में हो रही होगी, इतनी छोटी जगह में हो रही होगी, क्या गारंटी है सारे के सारे ऐसे टकराए होंगे? मैं आप सबकी आंखों में पट्टी बांध दूं और क्लास को खचाखच भर दूं और क्लास में आग लगा दूं। लेट्स इमेजिन द वर्स्ट सिचुएशन, है ना। और दरवाजा भी बंद कर दूं और बोलूं भागो। क्या बोलूं? स्पीकर लगा के हिटलर जैसे भागो। हाँ या ना? तो मुझे बताओ जब आप भागोगे तो टक्कर होगी कि नहीं होगी? तो क्या, और मैं कहूं सबके सब जितने लोग हेड ऑन टक्कर करेंगे वो बच जाएंगे, तो क्या सबके सब आंखों पट्टी बंदी है? मॉलिक्यूल भी आंखों पट्टी, मॉलिक्यूल देख के ऐसे टकराऊंगा ऐसा थोड़ी है। मॉलिक्यूल की आंखों में पट्टी तो बंदी है भाई, वो तो रैंडम मोशन चला ना, ब्राउनियन मोशन। हाँ या ना? कितनी गारंटी है कि सबके सब हेड ऑन कोलिजन करेंगे? है ही नहीं ना। जब इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, इतनी सारी टक्कर हो रही है, तो सारी टक्कर ऐसी होंगी ये संभव ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो होंगे जिनका ओरिएंटेशन बिगड़ेगा, कुछ ना कुछ तो होंगे जिनका ओरिएंटेशन। लेट्स इमेजिन मेरे पास मॉलिक्यूल है ए ए मान लो, मॉलिक्यूल है बी बी मान लो। दोनों वैसे टक्कर हो सकती कि नहीं हो सकती? दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल केस, यस और नो? भले इनके पास भर भर की एनर्जी है, वही कॉमर्स वाला बच्चा खूब पढ़ता था, भयंकर पढ़ता था, 1000 नंबर के पेपर में 1000 लाता था मान लो। अरे मान लो कितना भी कंटेंट है, कुछ भी है, लेकिन जब डायरेक्शन सही नहीं है तो बताओ प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? इसीलिए कॉलिजन थ्योरी कहती है तुम दुनिया जहां की सारी ताकतें लगा लो, दुनिया जहां की सारी, जितनी मन आए उतनी एनर्जी दे दो, जो मन में आए वो कर लो, कुछ ना कुछ तो ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट बनने से रहे। सिलेक्शन थ्योरी कहती है तुम चाहे जितना भी पढ़ा लो, चाहे जितनी भी मेहनत करा लो, हेलो, कुछ ना कुछ तो ऐसे होंगे जो मेडिकल कॉलेज से वंचित रहे। कुछ को तो रुकना पड़ता है, हाँ या ना। अब यही तो लड़ाई है, यही तो कंपटीशन है कि रुकेगा कौन और आगे निकलेगा कौन। हाँ या ना, इस तक कंपटीशन। आपको रोकना पड़ेगा, आपको आगे निकलना पड़ेगा। कोई सीट देगा नहीं, आपको छीनना पड़ेगा। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? अरे बोलो। ऐसा थोड़ी है कि मैं नहीं तू ले ले सीट जा। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, दिस इज द हार्ड ट्रुथ। हाँ या ना? तो कॉलिजन थ्योरी कहती है कि जब इतने सारे टकराते हैं, आप कुछ भी कर लो, कितना भी एनर्जी दे दो, दिस इज इम्पॉसिबल दैट ऑल द कॉलिजन विल रिजल्ट इनटू प्रोडक्ट। उसने कहा दिस इज, तुमने सुना होगा नथिंग इज इम्पॉसिबल, कॉलिजन थ्योरी कहती है दिस इज रियली इम्पॉसिबल। जितने टकराने आएंगे सारे प्रोडक्ट नहीं बना। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ओरिएंटेशन बैरियर। एक लाइन लिख लो, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होने से, प्रॉपर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब है डायरेक्शन, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होने से, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होने से
सफिशिएंट एनर्जी होने के बावजूद, सफिशिएंट एनर्जी होने के बावजूद सफिशिएंट एनर्जी होने के बावजूद प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे जैसा लिखा वैसा लिख लो। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहां आपको बताते हैं बेटा अटैक होगा इस वाले कार्बन पे, ऐसा बोलते हैं ना, इस वाले कार्बन पे अटैक होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये होगा, वही तो ओरिएंटेशन है। और मान लो किसी दूसरे कार्बन पे अटैक हो जाए तो प्रोडक्ट कुछ और बन जाता है। तो देयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर ओरिएंटेशन। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में ओरिएंटेशन बैरियर का बस इंट्रोडक्शन देते हैं, ये भी कोई चीज दुनिया में है। इसका जो डिटेल्ड होता है कि कैसे ओरिएंटेशन होता है, इसको आपको कहां पढ़ाते हैं, ओसी में। मैं पता बताते चलता हूं कौन सी चीज कहां आएगी। ठीक है, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो एक सवाल का जवाब देना, और अगर आप इस सवाल का जवाब दोगे तो एक सवाल का जवाब ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। मुझे बताओ, ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, ज्यादा मॉलिक्यूल टकराएंगे तो ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा कि कम टकराएंगे तो होगा? दो मॉलिक्यूल में ओरिएंटेशन हो सकता है, बोलो ना। अगर मॉलिक्यूल तीन हो जाए, कितने हो जाए, मतलब आज दो मॉलिक्यूल के बीच में टक्कर हो रही है, दो मतलब दो टाइप के मॉलिक्यूल है, ए और बी। 10 की पावर 25 है, ठीक है, पर टक्कर दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रही, ऐसे तीन मॉलिक्यूल हो जाए तो बताओ ओरिएंटेशन बैरियर ज्यादा होगा कि कम होगा? सोच के बोलो पहले, बैरियर का मतलब क्या है? बैरियर अच्छी चीज है, बुरी चीज है? हाँ, अब बताओ ओरिएंटेशन बैरियर बढ़ जाएगा घट जाएगा? यही पूछ रहा हूं भाई, है ना। मतलब मॉलिक्यूल होंगे ज्यादा, मॉलिक्यूल होंगे तो डायरेक्शन बिगड़ेगी ज्यादा, मॉलिक्यूल होंगे तो डायरेक्शन बिगड़ेगी, और डायरेक्शन बिगड़ेगी ज्यादा तो ओरिएंटेशन बैरियर होगा, ओरिएंटेशन बैरियर होगा ज्यादा तो प्रोडक्ट बनेगा काम। हाँ या ना? नहीं समझ पाए? कंफर्म? एक लाइन कहना चाहता हूं, कह दूं क्या? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एज पर कॉलिजन थ्योरी, एज पर कॉलिजन थ्योरी simultaneously three molecules, as per collision theory simultaneously three molecules collide together is very rare, is very rare, is very rare. Next point लिखना, that's why reactions having molecularity 3, क्या सबको molecularity याद है? किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन कुल कितने मॉलिक्यूल, यही उसकी molecularity. That's why reactions having molecularity 3, that's why reactions having molecularity 3 is very rare. याद आया? That's why reactions having molecularity 3 is very. अब बताओ, जब molecularity 3 है मान लो, तो वो तेज होंगी कि धीमी होंगी? 3 है तो ओरिएंटेशन बैरियर ज्यादा कि कम? ओरिएंटेशन बैरियर ज्यादा तो प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड सही ज्यादा होगा कम होगा? तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा कम बनेगा? और प्रोडक्ट कम बनेगा तो स्पीड कम हुई कि ज्यादा हुई? स्पीड ज्यादा मतलब ज्यादा बन रहा है, नहीं बन रहा वही तो स्पीड कम है ना भाई। एंड स्लो टू प्रोसीड, कंप्लीट करना, एंड स्लो टू प्रोसीड, एंड स्लो टू प्रोसीड, एंड स्लो टू प्रोसीड। बोलो डन। क्या मैं कहानी आगे बढ़ाऊं? कॉलिजन थ्योरी कहती है, समझ में आए तो हाँ कहना, कॉलिजन थ्योरी कहती है, कॉलिजन थ्योरी, रिएक्शन को होना है तो कॉलिजन को होना, यूं तो हर सेकंड में 10 की पावर 25 10 की पावर 28 मॉलिक्यूल टकराते हैं, लेकिन सारे प्रोडक्ट केवल वही प्रोडक्ट बनाए जो इफेक्टिव कॉलिजन कर पाए, जो इफेक्टिव कॉलिजन करेंगे वही एक्टिव मॉलिक्यूल कहलाएं। इफेक्टिव कॉलिजन करने के लिए दो बैरियर क्रॉस करना पड़े, नंबर वन, नंबर वन, नंबर टू। एनर्जी बैरियर का सिंपल सा मतलब है प्रॉपर एनर्जी का हो ना।
उस एनर्जी का नाम रखा एक्टिवेशन। जिनके पास एनर्जी है, जिनके पास, वही प्रोडक्ट बना सकते हैं। एनर्जी के साथ साथ प्रॉपर डायरेक्शन का भी होना। कई बार एनर्जी तो होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता तो प्रोडक्ट बनता नहीं है। एनर्जी भी जरूरी है, डायरेक्शन भी जरूरी है। मेहनत करने की जिद भी होनी चाहिए, मेहनत सही दिशा में भी होनी। एक बच्चा खूब मेहनत करता है, एक बच्चा किसी कंस्ट्रक्शन के काम में कर रहा, तो वो मेहनत किसी काम की, मेहनती होना है, कहां होना है उसको समझना है। इज दिस क्लियर? एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान सुन रहा था, वो कहता है आपने सब कुछ बताया लेकिन अभी 100 का 200 ना बताया। मेरी तो फैक्ट्री में अभी सर बहुत बड़ी समस्या आई है, 100 का कितना करना है? तो आज से कुछ दिनों पहले मैंने कहा था अगर 100 का 200 करना है तो पहले समझना है कि गाड़ी चलती कैसे है, गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है तो इंजन को समझना पड़ेगा। क्या हमने इंजन को समझ लिया? रिएक्शन होती कैसे समझ लिया? और अगर रिएक्शन होती कैसे ये समझ लिया, अगर हमने मर्ज का कारण समझ लिया, फिर तो इलाज भी मिल जाना चाहिए। अरे बोलो ना यार, क्या हमने ये समझ लिया रिएक्शन होती कैसे है? अगर ये समझ लिया रिएक्शन होती कैसे है तो हमें ये भी समझ में आना चाहिए रफ्तार को बढ़ाएं तो। बोलो डन। आज एक नियम बनाते हैं, आज हम जो पढ़ेंगे अपनी फैक्ट्री में अप्लाई करेंगे। डन? जो पढ़ेंगे फैक्ट्री में सब हाइपोथेटिकल चल रहा है, काल्पनिक है, हाँ या ना? यहां पढ़ेंगे जाके फैक्ट्री में लगाएंगे। बोलो डन। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर्स इफेक्टिंग ROR। फैक्टर्स इफेक्टिंग ROR। ये जो पूरा का पूरा डिस्कशन है एक छोटे से कंसेप्ट पे आधारित है, एक छोटी सी कहानी पे आधारित है। कहानी ये है कि अगर आप ROR ज्यादा चाहते हैं, अगर आप ROR ज्यादा, तो टक्कर ज्यादा से ज्यादा होनी। जब तक टक्कर नहीं होगी तब तक रिएक्शन। हाँ ये सच है कि हर टक्कर से प्रोडक्ट नहीं बनता, लेकिन उससे बड़ा सच ये है टक्कर नहीं तो प्रोडक्ट ही नहीं है। नहीं समझे? हाँ ये सच है कि हर नीट का पेपर देने वाला डॉक्टर नहीं बनता, लेकिन उससे बड़ा सच है नीट का पेपर नहीं तो डॉक्टर पक्का नहीं। बोलो हाँ या ना? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमें ROR को बढ़ाना है तो Z को बढ़ाना। Z का मतलब कॉलिजन, Z का मतलब कॉलिजन। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा हो, प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना। क्या प्रोबेबिलिटी समझते हैं? प्रोबेबिलिटी संभावना मतलब किसी के होने की गारंटी की चांस। आज बारिश होने की संभावना है 90%, मान लो। अब बाहर नहीं देखना भाई, काल्पनिक बातें चल रही, हाँ या ना? हर बात एक काल्पनिक है, कब समझोगे? इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध, और अगर कभी हो जाए तो महज एक संयोग है। अरे आता था ना ऐसा टीवी में पहले, शक्तिमान में, है ना? खैर प्यारे बच्चों, अगर मैं कह दूं बारिश होने की संभावना है 90%, कितनी है? तो क्या बारिश होगी? चांस है 90%। नहीं होने का चांस भी तो 10% है। किसी के होने की गारंटी है तो वो 100% है, किसी की होने की गारंटी है तो वो 1% भी नहीं होने की गारंटी है तो वो नहीं भी हो सकता है। अरे हेलो, अगर मैं कहता हूं Z होगा ज्यादा तो टक्कर होगी, जब टकराएंगे जा तो प्रोबेबिलिटी इफेक्टिव कॉलिजन होगा, मतलब उनके चांसेस होंगे। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन होगा ज्यादा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में P कह दूंगा, यानी कि ROR भी होगा। बोलो डन। जहां जहां ये होगा वहां वहां ये होगा, जहां जहां ये होगा वहां वहां क्या होगा? आप किसे बढ़ाना चाहते हो? तो हमें देखना ये कहां ज्यादा है। बोलो डन। सिंपल सा लॉजिक है, शुरू करें। शुरू के 5-6 छुटपुटिया फैक्टर हैं, छुटपुटिया दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें सवाल बनते हैं। अंत में जो टेम्परेचर आएगा दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और शायद वही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातें भी कर ले। अरे हाँ या ना? वरना कई बार छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं। एक सवाल गलत होता, एक चट्टान यहां जाने वाला था, बस 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 इधर आ जाता है। नहीं समझ पा रहे हो? कट ऑफ किया 500 नंबर है 499, अरे फिर यहां छोटी छोटी बातें कभी बड़ी हो जाती हैं। एक सवाल जो गलत होता यही होता है। अरे हाँ या ना? या तो ढंग से उस पार या तो ढंग से इस पार, ये जो बीच वाले होते हैं ना, इनको एक एक सवाल में लड़ना पड़ता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? या तो ढंग से उस पार 705, या तो ढंग से इस पार 150 पार। ये जो बीच का मामला है, समझ पा रहे हो क्या?
ये गड़बड़ करता है, हाँ या ना? उसमें एक एक सवाल बचाना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों समझिएगा, फील करिएगा, केवल फील करना है। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। आइए देखते हैं किस प्रकार से फिजिकल स्टेट के बदलने से आरओआर बदलता है। जैसा कि आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, एज पर एनसीईआरटी हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के 3 ही फिजिकल स्टेट माने गए। रिसर्च तो और भी बताती है, फालतू की बातें करनी हो तो सब 5 बोल सकते हैं, पर एनसीईआरटी में कितने हैं? 3। सॉलिड, लिक्विड, बोलो डन। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, थोड़ा फील लगाना। बताओ सबसे ज्यादा टक्कर कहां होगी? टक्कर होगी ज्यादा तो पी होगा। अब पी बोल दूंगा बस, ठीक ना? पी मतलब प्रोबेबिलिटी। अब इतना लंबा सेंटेंस मत बुलवाना यार, ठीक? सुनना, गैस में जेड होगा ज्यादा तो पी होगा, तो आर ओ आर, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद, यानी अगर आप कभी रिएक्शन कराते हैं तो सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा आर ओ आर कहां मिलेगा? आपने कसम खाई, जो पढ़ोगे भागे भागे फैक्ट्री में जाओगे। अरे मान लो आपका इंजीनियर क्लास में पढ़ता है, वो गया, सर क्या बोला? आपसे कह रहा है, ठीक मैंने कुछ सीखा। बोले क्या? सर अपनी फैक्ट्री में सबके सब गैस कर दो। सबके सब? आपने कहा अरे पगले, सबके सब पहले से गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है। मतलब हमने जो पढ़ा हमारी फैक्ट्री में नहीं काम आया, हाँ या ना? समझ पा रहे हो ना? हेलो। कोई और रिएक्शन होती सॉलिड वाली तो काम आ जाता, पर अभी अपने पास उसका कोई यूज। अब ये मत कहना वो क्यों बताया। मैं हर चीज फेल करके जो सिखाना वो बताऊंगा, ठीक है ना? जानबूझ के फेल करूंगा, हाँ या ना? ताकि मेन मुद्दे तक पहुंच जाऊं, ठीक? लिखो फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट सॉलिड लिक्विड गैस में। किशन ने उधर क्यों मुंह खोला है? क्या बताना चाह रहे हैं? ये किसका ऑर्डर लिखा है बेटा? ऊपर क्या लिखा है? ये किसका ऑर्डर है? लिख लो बगल में आप तो यार, हाँ हद करते हो, टॉपिक हेडिंग पढ़ते ही नहीं हो। आर ओ आर का ऑर्डर, ठीक है। चलो कॉमन सेंस जगा लो। खुद को नहीं बेटा, कॉमन सेंस। हाँ बेटा। क्या? किसका पी का? पर उसका ऑर्डर कौन पूछ रहा है? फिर से, गैसेस के मॉलिक्यूल में आओ, गैसेस के टक्कर होगी तो पी होगा, तो आर ओ आर होगा। इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, बस ये हमसे पूछा है, ठीक है बेटा? अभी क्या क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट जो पूछा बस वो फोकस करना है। ऐसा थोड़ी कि सर फिर आप इंटरमोलिकुलर फोर्स का ऑर्डर बता दो, ये वो आर ओ आर पढ़ रहे हैं बस, है ना? फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट। चलो कॉमन सेंस है, कॉपी देना जरा, कॉपी देना बेटा। बस अरे बंद मत करो। क्या आपको कॉपी दिख रही है? बंद कर दिया तो कर दिया आप, हाँ। कॉपी दिख रही है क्या ये? अरे बोलो। इस कॉपी में कितने सरफेस हैं? 2। ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, कितने बेटा? वेरी गुड। कितने सरफेस हैं? याद हो गए अब? ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, कितना आसान है ना? अब 6 सरफेस। मैंने क्या किया, इस कॉपी के 2 टुकड़े कर दिए। मान लो, अरे मान लो, कितने डिस्ट्रक्टिव है, तुरंत कर दो है। मैंने कॉपी के 2 टुकड़े कर दिए, ठीक। अब जब 2 टुकड़े करेंगे तो बताओ बीच में एक नया सरफेस आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो बताओ सरफेस एरिया बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया ना? भाई मान लो पहले मॉलिक्यूल यहां टकरा, टक्कर 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 टक्कर, अब आपने कॉपी को 2 टुकड़े कर दिया तो वो जो वहां था वहां भी टकराएंगे, टक्कर होगी ज्यादा। अब सुनना, हमने किया टुकड़ा, जेड बढ़ेगा, पी बढ़े, आर ओ आर, और टुकड़ा, और टुकड़ा, और टुकड़ा। कंफर्म? क्या आप ये कहना चाहते हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं साइज होगा कम? साइज कहां कम हुआ सर? अरे कॉपी के टुकड़े के छोटा हो रहा है ना भाई। साइज होगा तो सरफेस एरिया, क्या बात है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा तो जेड होगा, तो पी होगा, तो आर ओ आर, बोलो बेटा,
क्या आप ये कहना चाहते हो जो ROR है और जो साइज है दोनों इनवर्सली हैं? सर ये कैसे कहा? तीर नीचे तीर ऊपर, ऊपर नीचे उल्टा तो इनवर्सली। अरे डन, लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ROR। हाँ, ये कंसेप्ट केवल वहीं चलता है जहां रिएक्टेंट सॉलिड होते हैं। ये कंसेप्ट केवल वहीं चलता है जहां रिएक्टेंट सॉलिड होते हैं। अगर कोई पहले से गैस है तो अब और छोटा क्या होगा? गैसेस के मॉलिक्यूल से और छोटा क्या होगा? सुपर गैस। ऐसा कुछ नहीं होता। डन। इंटरेस्टिंग साइंस यार, क्वेश्चन लाओ ना, लॉजिक लाओ, है ना? सोचा करो, ऐसे फैक्ट के रूप में नहीं हिस्ट्री पढ़ा रहे हो सर, अच्छा ठीक है, क्वेश्चनिंग चाहिए, है ना? मन में सवाल चलता रहे, मेरे जवाब वैसे ही चलते रहते हैं। बढ़ूं आगे, चलो अब गए आप भागे भागे फैक्ट्री में। कहां गए? बोले साइज होगा छोटा तो ROR होगा। अब आपकी फैक्ट्री में सब पहले से ही गैसेस थे, उनका और साइज क्या छोटा करोगे, हाँ या ना? मतलब ये भी अपनी फैक्ट्री में। फिर से आप भागे भागे क्लास में आए, बोले सर, क्या बोले? सर वो भी नहीं चला, कुछ और पढ़ाओ, कुछ और पढ़ाओ, हाँ या ना? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कंसंट्रेशन। ये CONC क्या है? पूरा ना लिखो चलेगा ना? कंसंट्रेशन। चलो एक बर्तन लो, ले लिया, उसमें एक बर्तन लो, उसमें 100 मॉलिक्यूल भर दो। एक दूसरा बर्तन लो, उसमें 1000 भर दो। पहले वाले में, दूसरे वाले में मॉलिक्यूल कहां ज्यादा है? ठीक है, मॉलिक्यूल होंगे ज्यादा, एन का मतलब, हाँ, तो मॉलिक्यूल लिखो ना सर, ऐसे सिंबॉलिक लिखते हैं। कबूतर लिखते तो कबूतर की फोटो बनाते हैं क्या? कबूतर ऐसे नहीं लिख देते हो? ये भाषा है ना, ये केमिस्ट्री की भाषा है, हाँ या ना? इसको क्या बोल रहा हूं मैं? मॉलिक्यूल। क्या बोल रहा हूं? समझिएगा, मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल होगा तो मोल होगा। नहीं 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 नहीं, क्यों? पता नहीं कैसे बता देते हैं, ज्यादा ज्यादा क्या है ये? मोल अपॉन अवोगाड्रो नंबर, हाँ या ना? ये ज्यादा नहीं सर, ये कम हो जाएगा सर, ये बदलता। डन है ना? ठीक है, मॉलिक्यूल होंगे तो मोल होंगे, मोल होंगे ज्यादा तो कंसंट्रेशन। यार अब ये क्या है? अरे सी का फॉर्मूला N/V, ये होगा ज्यादा तो ये भी होगा। मॉलिक्यूल होंगे तो मोल होंगे तो कंसंट्रेशन, तो टक कर टक कर टक कर, प्रोबेबिलिटी ROR, कंसंट्रेशन बढ़ाने से कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ROR बढ़, ऐसा होता है बशर्ते वो जीरो ऑर्डर नहीं होना। बोलो डन। अगर हो गया जीरो ऑर्डर, क्या हो गया? तो आपने पढ़ा होगा R बराबर K इंटू A की पावर, कंसंट्रेशन बदलो, 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 आप भी बदलो ना बेटा। नहीं बदलोगे क्या आखिरी में? कंसंट्रेशन बदलो। कैसे बदल रहे हो? हाँ ये तो, हाँ, मॉलिक्यूल मिला के। बर्तन कहाँ है आपका? रखे थे ना दो बर्तन। क्या कर रहे हैं? कितना आसान है फील करना, इमेजिन ही नहीं करते हो आप लोग। बर्तन फेंक दिए क्या? अच्छा इमेजिन कर रहे थे, आंख बंद करके मत करो, बगल वाले खोलना पड़ता फिर। हाँ, R बराबर K इंटू A की पावर 0, आंख बंद करके इमेजिन कर रहा है बच्चा है। मुझे बताओ, क्या ये जीरो ऑर्डर है? क्या इधर देखो, कंसंट्रेशन बदला तो R बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं समझे? कंसंट्रेशन बदलने से ROR बदलता है, ये सच है, बशर्ते। वेरी टैलेंटेड, लिख लो, पहले इसको लिखो, फील। एक पॉइंट लिख रहे हैं ना, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या लिख लो फॉर परफेक्टली जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर परफेक्टली जीरो ऑर्डर रिएक्शन ROR is independent of concentration of reactant. ROR is independent of concentration of reactant. ROR
इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक बच्चा कह रहा है सर नंबर होगा ज्यादा तो ओरिएंटेशन भी तो बिगड़ेगा। हाँ, नंबर होगा ज्यादा तो टक्कर भी तो ज्यादा होगा। ये तो वही वाली बात है कि अगर 25 लाख का 30 लाख बच्चे पेपर देंगे तो ज्यादा बच्चे फेल होंगे, ज्यादा पास नहीं होंगे, ज्यादा, अरे बोलो ना। मगर ये तो वो भी वाली बात है, जब ज्यादा बच्चे पेपर देंगे तो सरकार पे दबाव बनेगा, क्या पता सीट बढ़ाई जाए, हाँ या ना। अब मान लो नीट का पेपर ही देते हैं 100 बच्चे, मान लो, तो क्या सरकार 50,000 सीट रखेगी? भाई इतना बच्चा पेपर दे रहा है तब ना हर साल ना खबर आती है सीट बढ़ाओ, ये करो, कॉलेज बनाओ। क्रेज है, हाँ या ना। डॉक्टर बनना चाहते हैं जनता, यस और नो? जनता डॉक्टर बनना ही नहीं चाहती थी, मान लो। तो क्या वही वाली बात है कि हाँ ठीक है ओरिएंटेशन बिगड़ेगा लेकिन टक्कर भी तो ज्यादा होगी। ये वही वाली बात है कि अगर क्लास में 100 बच्चे हैं, कितने हैं, और वही मैंने आग लगा के बोला भागो, क्या बोला, मान लो पहले 2 ही बच्चे थे, मान लो, अब मैंने कहा अब भागो आग लगा के, अब भी टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? कितनी बार हेड ऑन टकराएंगे? लेकिन अगर 100 होंगे तो टक्कर भी ज्यादा होगी, ओरिएंटेशन बैरियर भी ज्यादा होगा, लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन में टक्कर भी तो ज्यादा होगा। नहीं समझे? समस्या बढ़ रही है मगर समाधान भी तो मिल रहा है। अरे हाँ या ना? क्या फील कर पा रहे हैं? अगर समझ पाए हैं तो क्या मैं आगे बढ़ूं? 1 मिनट, आप भागे भागे गए अपनी फैक्ट्री में, कहां गए? बोले सर, क्या बोले? सर कंसंट्रेशन बढ़ाओ जल्दी से। तो आप मालिक थे, पता, आपने कहा 1 नया पैसा खर्च नहीं करूंगा। क्या बोला आपने? 1 नया पैसा खर्च? भाई कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो मोल बढ़ाना है, मोल बढ़ाना है तो सामान खरीद के लाना है बाजार से। हमने कहा ना ना कुछ नहीं खरीदूंगा, जो है इसी में करो, हाँ या ना। आपका इंजीनियर फ्री क्लास में आया, सर कुछ और पढ़ाओ, वो भी नहीं चला। अरे हेलो, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर। चलो, एक कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं, पूछ लूं। ये इमेजिन करो मेरे सामने एक बर्तन है, सबको दिख रहा है क्या? मैंने इसमें लगाया पिस्टन। क्या लगाया? पिस्टन, समझते हो ना? पिस्टन न बोला है बेटा, है ना, ल नहीं बोला है। मैंने इसमें लगाया पिस्टन। क्या लगाया? देर समझते हो आप लोग, है ना। मैंने इसमें लगाया पिस्टन, और पिस्टन लगा के मैं इसे कंप्रेस कर रहा हूं, मान लो। जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो बताओ इसका वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा? वेरी टैलेंटेड, प्रेशर? क्या बात है, सच बताओ, क्या कंप्रेस करने पे प्रेशर बढ़ेगा? अच्छा बताओ, जब इसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, दूर दूर जाएंगे? क्या बात है, अगर मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो ज्यादा टकराएंगे कम टकराएंगे? क्या बात है, यानी प्रेशर के बढ़ाने से टक्कर होगी ज्यादा, आर भी। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर के बढ़ाने से, प्रेशर के बढ़ाने से आर बढ़ जाता है। अब आप चाहो तो इसी वॉल्यूम भी लिख लो एक साथ, प्रेशर का बढ़ना, वॉल्यूम का घटना, आर का बढ़ना। फील करे रहो, कभी नहीं रटना पड़ेगा, और रटोगे तो कभी याद नहीं होगा, याद रखना। ये तीर ऊपर तीर नीचे रटा नहीं जाता, है ना, उसको समझिए, फील करिए। प्रेशर के बढ़ाने से, वॉल्यूम के घटाने से, हमेशा बढ़ना घटना बोलना है, ठीक ना। प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम के आर बढ़, डन। नहीं समझे बेटा? पक्का? भागा भागा आपका इंजीनियर फिर से आपके पास बोले सर, क्या बोले? सर अपनी फैक्ट्री में सर पिस्टन लगवा दो, सर पिस्टन, हाँ या ना? तो आपने फिर बोला क्या? 1 नया पैसा खर्च करना? फिर वो क्लास में बोले सर वो भी नहीं चला, कुछ और पढ़ाओ। मैंने कहा बेटा एक नई खोज हुई है, एक नई। हमने कहा क्या सर, बताओ सर, बढ़िया कुछ हो तो बताओ, हाँ या ना? ऐसा होता है कि आपका दोस्त कहता कुछ नया बढ़िया मिला, बोले क्या क्या बता जरा, है ना। तो आपने कहा क्या ऐसा है यार, बढ़ू आगे। लिख लिया क्या? प्यारे बच्चों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, आप जान के हैरान हो जाओगे। दुनिया में कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। क्या आप आश्चर्यचकित होना चाहते हैं? आइए, मेरे पास एक रिएक्शन है, H2 प्लस Cl2 से बन रहा है 2HCl, मान लो। अब ये रिएक्शन बहुत कॉमन रिएक्शन है, आप सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जब भी पढ़ाएंगे पढ़ाते हैं। 3 स्टेप बताते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन टर्मिनेशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन। नाम सुना है? ठीक है, अब इमेजिन करते रिएक्शन है, इस रिएक्शन की रफ्तार है x, कितनी है? कितनी है? आप इस रिएक्शन को धूप दिखा दो, धूप, धूप समझते हैं, सनलाइट अभी बहुत है ना। आप इस रिएक्शन को धूप दिखा दो, जैसे आप धूप दिखाते हैं इसके जीवन में आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन आते हैं? और जैसा कि आप सबको थोड़ा बहुत याद होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होते हैं फोटोन। कौन होते हैं? एच न्यू, है ना, है ना। जैसे इसके जीवन में फोटोन आता है, आप जान के हैरान हो जाओगे, इनकी रफ्तार लाख गुना तक बढ़ जाती है।
कितने गुना? आपका इंजीनियर खुश हो गया, सर हमारे मालिक तो 2 ही बोल रहे हैं, 100 का 200 2 गुना, सर ये तो लाख गुना है, मेरा अब कुछ पैसा मिलेगा, हाँ या ना? अरे यस और नो? भागे भागे आपका इंजीनियर गया, बोले सर, क्या बोला? सर फैक्ट्री को धूप दिखाओ जल्दी से। क्या दिखाओ? हमने कहा पगले फैक्ट्री तो पहले से ही धूप में है। आपका इंजीनियर ये पढ़ना भूल गया था कि ये जो होता है वो दुनिया के हर रिएक्शन में, दिस इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। मैं हेडिंग नीचे लिख रहा हूं, आप ऊपर लिख लेना। फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, और फिर रिएक्शन लिख लेना, फोटोकेमिकल रिएक्शन, रिएक्शन लिख लीजिएगा और नीचे एक लाइन लिखिएगा, फॉर सच रिएक्शंस, for such reactions, for such reactions on exposure to radiation, for such reactions on exposure to radiations, ब्रैकेट में लिखना EM wave, on exposure to radiations, ROR increases several times, ROR increases several times, ROR increases several times, ROR increases several times। चलेगा, लेकिन ये भी अपनी फैक्ट्री में। फिर आप आए क्लास में, बोले सर, क्या बोले? सर ये भी ना चला, वो भी ना चला, कुछ और बताओ सर। मैंने कहा अब तो आपको मैं वो बताता हूं जो सबसे जरूरी है और इसमें आपका काम चल जाएगा। मैंने आपको बताया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या बताया? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये मत भूल जाना हम कर क्या रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, जाके बार बार फैक्ट्री में क्या कर रहे थे? तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? रफ्तार। तो टेम्परेचर से भी हम क्या बढ़ाने में लगे हैं? रफ्तार। ये क्लियर रखो ना, पढ़ क्या रहे हैं तो समझ में आएगा क्या चल रहा है। ठीक है, हम क्या बढ़ाने वाले हैं? रफ्तार। जब भी मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ाता हूं उसे 3 हिस्सों में बताता हूं। सबसे पहले समझ लो ये टॉपिक कैसे चलेगा। सबसे पहले मैं आपको 2 फैक्ट बताऊंगा। ये फैक्ट कुछ वैसा होगा जैसा कि मैं आपसे कहूं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848 मीटर, है तो है। आप मुझसे ये मत पूछना ऐसा क्यों है, आप सोचना, समझना, फील करना, क्या बात है 8,848 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा है। 8,848 मीटर बोलना और लगभग 9 किलोमीटर बोलना, दोनों के फील में अंतर आ जाता है। बोलो 9 किलोमीटर ऊंचा है, ऊंचा है कि नहीं है? अभी बोलो मीटर, मीटर में होगा वो फील नहीं आता, लेकिन जब 9 किलोमीटर फील आता है, यार इतना ऊंचा है। अरे हाँ या ना? तो जब मैं आपसे फैक्ट बताऊंगा आप उस फैक्ट का इंटरप्रिटेशन समझना, आप उस फैक्ट को फील करना। अच्छा ऐसा होता है। सबसे पहले मैं आपको 2 फैक्ट बताऊंगा, उस फैक्ट के पीछे का एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा, आखिर वो फैक्ट आया कहां से है, आखिर वो फैक्ट के पीछे का कारण क्या है, और अंत में एक साइंटिस्ट की कहानी सुनाऊंगा। इन 3 हिस्सों में आपको मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ाऊंगा। इज दिस क्लियर? मैं क्या पढ़ाने वाला हूं? इफेक्ट ऑफ ऑन आरओ। कितने हिस्से हैं? सबसे पहले, उसके बाद, उसके बाद पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले फैक्ट बता दूं, लिख लो चाहे तो फ्लो कैसे पढ़ रहे हैं ताकि याद रहे। 3 हिस्सों में टॉपिक है पूरा, तो 3 तरीके सवाल बनते हैं। सबसे पहले आपको मैं फैक्ट बता देता हूं, एक रोचक तथ्य जिसे जान के, जिसे सुन के आप दहल जाएंगे। जानना चाहते हैं? ये इंटरेस्ट चाहिए है ना? हाँ सर ऐसा कुछ बताओ, आया ना? तो प्यारे बच्चों आपको एक फैक्ट बताता हूं, दुनिया में कुछ रिएक्शंस होती है एक्सोथर्मिक और कुछ होती हैं पक्का। आप जान के हैरान हो जाएंगे, आप दुनिया की किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाइए, क्या बढ़ाइए, चाहे वो एक्सो हो चाहे वो, यू वोंट बिलीव, ROR ऑलवेज इंक्रीजेस। रफ्तार हमेशा बढ़े, फर्क इससे नहीं पड़ता रिएक्शन एक्सो है कि टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रफ्तार बढ़े। क्या ये पहला फैक्ट याद रहेगा? मैं आपसे पूछूंगा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रफ्तार बढ़ती है घटती है, तो क्या बोलोगे? बढ़ती है। एक्सो का कि एंडो का? सबका। दुनिया की कोई भी रिएक्शन होगी टेम्परेचर के बढ़ाने से रफ्तार बढ़
लिखिएगा फैक्ट नंबर 1, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ROR, on increasing temperature ROR increases, ROR increases for almost all of the reaction, ROR increases for almost all of the reaction. टेम्परेचर के बढ़ाने से दुनिया की हर रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाती है। हेलो, आप जानना चाहते हैं टेम्परेचर के बढ़ाने से रफ्तार बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? सही बताऊं तो जब हम बढ़ाते हैं टेम्परेचर, जब हम बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है, और क्योंकि रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है तो ROR भी बढ़। रुको रुको रुको, टेम्परेचर के बढ़ाने से ROR बढ़, लेकिन ROR के बढ़ने के पीछे कारण क्या है? K बढ़। तो सही मायने में टेम्परेचर के बढ़ाने से पहले क्या बढ़ा है, और इस कारण से क्या बढ़ा है? K बढ़ा है, इसलिए ROR बढ़ा है। ROR बढ़ा है तो K नहीं बढ़ा है। याद रखना, K केवल 3 ही चीजों पर डिपेंड, रिएक्शन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। रिएक्शन, टेम्परेचर, आज बता रहा हूं टेम्परेचर, बोलो डन। कैटलिस्ट वाला भी बीच में आ जाएगा, तो टेम्परेचर के बदलने से के बदलता है, यही कारण है कि ROR भी बदल। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इन रियलिटी, इन रियलिटी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर के इंक्रीजेस, in reality on increasing temperature K increases, on increasing temperature K increases, and hence ROR increases, on increasing temperature K increases, and hence ROR, बोलो डन। बोर्ड में आना जरा, मैंने कहा टेम्परेचर के बढ़ाने से ROR बढ़। एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? वो बच्चा ऐसा था जो अच्छा था पढ़ने लिखने में, और उसने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था इक्विलिब्रियम। क्या नाम था? वो बच्चा कहता सर मुझे आपत्ति है। मैंने कहा क्या? सर मैंने एक चैप्टर पढ़ा था, उसका नाम था इक्विलिब्रियम, वहां मुझे ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ाते थे, और मुझे वहां ऐसा पढ़ाते थे सर, ली चैट, नाम सुना है बेटा? हम सुना है सर। उसने कहा सर मुझे ढंग से याद तो नहीं है। नहीं याद होगा, है ना? याद है क्या? ली चैटलियर प्रिंसिपल थोड़ी याद है। अरे बोलो ना यार। उसने कहा सर मुझे ढंग से तो नहीं याद है, लेकिन मुझे इतना जरूर याद है कि वहां ऐसा पढ़ाते थे, वहां ऐसा, वहां ऐसा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोई एक रिएक्शन फॉरवर्ड में चली जाती थी, कोई एक। इतना तो याद होगा। अरे बोलो ना यार, मैं नहीं चाहता हूं पूरा याद रखो, इतना तो याद होगा ऐसा कुछ पढ़ाते थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसा बोलते थे ना? याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है। तो बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? आप कहते हो कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रफ्तार सदैव बढ़ जाती है, और हमें तो पढ़ाते थे कभी आगे कभी पीछे जाती है। मैंने कहा बेटा मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं कहां जाती है, मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ा रहा हूं जहां जाना है जाने दो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जल्दी जाएगी। हेलो डन। मान लो टेम्परेचर के बढ़ाने से ये फॉरवर्ड जाती है, मान लो अगर ये फॉरवर्ड जाती है तो टेम्परेचर और बढ़ाओ तो फॉरवर्ड और जल्दी जल्दी जाएगी। ये नहीं बता रहा हूं कहां जाएगी, वो तो इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। डन। मैं ये बता रहा हूं उसे जहां भी जाना है वहां जाए, लेकिन जल्दी जाए। इज दिस क्लियर? प्यारे बच्चों, मैंने सबसे पहले आपको एक फैक्ट बताया कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रफ्तार बढ़ जाती है, चाहे एक्सो हो चाहे, उसी में लिखना नेक्स्ट पॉइंट, उसी में लिखना नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड फॉर एक्सो as well as endo, this is valid for exo as well as endo। ये एक्सो के लिए भी वैलिड है और ये एंडो के लिए भी वैलिड है। ये एक्सो के लिए भी और ये एंडो के लिए भी। वो बच्चा मुझसे फिर कहता है सर, क्या कहता है? चलो मान लिया। क्या कहता है? चलो, आपने जो कहा वो मान लिया। अरे हेलो, आप कहते हो कि टेम्परेचर के बढ़ाने से ROR बढ़ जाता है, चलो मान लिया। सर ये भी तो बताओ कितना बढ़ाने से कितना बढ़ता है। आप ये तो कह देते हो कि मेहनत करोगे तो नंबर बढ़ेंगे। सर आप तो मुझे फॉर्मूला बताओ, कितना मेहनत करूं तो कितना नंबर बढ़े तो मजा आए। अरे हाँ या ना?
मैंने कहा टेम्परेचर के बढ़ाने से ROR बढ़, लेकिन सवाल है कितना बढ़ाने से। उसी समय आता है फैक्ट नंबर 2, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, फैक्ट नंबर 2। प्यारे बच्चों, दिल दहला देने वाला अगला फैक्ट बता दूं क्या? आप जान के हैरान हो जाएंगे। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। एक मिनट रुको जरा, यहां लिखा मैंने 25 डिग्री सेल्सियस, मान लो 25 प्लस 10 करो, बोलो 25 से कितना कर दिया, गर्म किया कि ठंडा? इसको केल्विन बदल लोगे? कितना केल्विन? मैं बोल देता हूं 298 केल्विन मान लो। ये कितना? अरे लाला 10 से बढ़ा है तो ये भी 10 से बढ़ेगा ना। 298 में 10 जोड़ो, 308 आया ना। अब 35 माइनस 25 करो, फिर जुड़वाते फिर माइनस कराते, ये क्या बात है? डेल्टा टी कितना आएगा? 10। अब यहां माइनस करो, टेम्परेचर चाहे सेल्सियस में, टेम्परेचर चाहे केल्विन में, डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। सीखे क्या? टेम्परेचर चाहे सेल्सियस में, हाथ रखा, टेम्परेचर चाहे, टेम्परेचर चाहे डेल्टा टी हमेशा, एक लाइन बोलू, बोलू क्या? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन। नहीं समझे ये लाइन? या तो 10 डिग्री सेल्सियस बोलो या तो 10, बात तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन, रेट कांस्टेंट becomes, rate constant becomes 2 to 3 times, rate constant becomes 2 to, ये तो वही वाली बात है, 10 घंटे मेहनत करोगे नंबर 2 से 3 गुना हो जाएंगे। ऐसा सोचो ना, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री, 10 डिग्री, रेट कांस्टेंट बिकम 2 टू, और रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट भी, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट भी। जो कहने वाला था, कह दूं क्या? कह दूं क्या? आओ जरा बोर्ड पे, आओ जरा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, टेम्परेचर के बढ़ाने रेट कांस्टेंट बढ़ जाता, यही कारण है कि रेट भी बढ़ जाता। अरे बोलो ना यार। मैंने लिखा के 25, क्या लिखा? और यहां लिखा के 35, बोलो कौन बड़ा? 25 बड़ा कि 35 बड़ा? के बोलो किसका बड़ा, के 35 की के 25? टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़, अरे यही तो बड़ा होगा ना भाई। अगर मैं आपसे पूछूं के 25 बटे के 24, क्या बोला सर ने? ये वाला के बड़ा कि ये वाला? टेम्परेचर होगा ज्यादा तो के होगा, टेम्परेचर होगा ज्यादा तो के होगा। ये बड़ा कि ये बड़ा? तो नीचे वाला बड़ा अपॉन छोटा, 1 की 1 से बड़ा, 1 की 1 से बड़ा। यानी मैं कह दूं के 25 अपॉन के 24 ग्रेटर देन, ऐसे 56 सवाल बनाते हैं, कर लोगे। लेकिन अगर मैं आपके सामने के 20 बटे के 18, के 20 बटे, अब बोलो ये ग्रेटर देन 1 की लेस देन 1? अगर मैं आपसे कह दूं के 20 बटे के 28, आसान है? प्यारे बच्चों, अब मुझे बताओ 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से कितने गुना हो जाता है? 2 टू, 2 टू, 2 क्या बोल रहा हूं? अच्छा 2 से 3 गुना तक, हाँ या ना? अरे यस और नो? सुनो सुनो सुनो, मान लो टेम्परेचर है 25, मान लो रेट कांस्टेंट है के, मान लो मैंने किया 35, मान लो कितने से बढ़ाया? रेट कांस्टेंट बढ़ेगा कि घटेगा? कितने गुना? 2 से, अब दोनों ना बोल के एक नंबर बोलो, 2 गुना भी ठीक। हमेशा अपन 2 गुना बोलेंगे, है ना? पता हो 2 से 3 गुना होता है, पर फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी क्या बोल देंगे? पहले कितना था? 25 पे कितना था? 35 पे कितना? 2 के, क्या बात है। मैंने फिर से बढ़ाया, मैंने गाना सुना था, रुक जाना नहीं, सुना है क्या आपने? अरे सुना है क्या? रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, है ना? अब मैंने 35 से किया 45, कितना किया? अब बताओ रेट कांस्टेंट बढ़ेगा घटेगा? कितने गुना? कितने? अब 4 गुना बढ़ेगा, 2 गुना बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 4। क्यों सर 4 गुना बढ़ेगा तो? 4 गुना बढ़ेगा नहीं, इसका 2 गुना 4 हो जाएगा, है ना? डन।
आपका इंजीनियर भागे भागे फैक्ट्री में गया, बोले सर, क्या बोले, इस बार सर अपना काम हो जाएगा। बोले क्या? बोले सर लगा दो आग फैक्ट्री में। क्या बोला उसने? बोले कैसी बातें कर रहा है? बोले सर आपको एक नया पैसा तो खर्च करना नहीं, पिस्टन लगाने को बोलता, बोले पैसा नहीं खर्च करना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन खरीद, बोले पैसा नहीं खर्च करना, कुछ कहो, बोले पैसा नहीं। तो सर एक काम करो ना, लगा दो आग फैक्ट्री में। लगेगी आग तो बढ़ेगा टेम्परेचर, बढ़ेगा टेम्परेचर तो रफ्तार भी बढ़े, फर्क इससे नहीं पड़ता एक्सो है कि टेम्परेचर बढ़ेगा रफ्तार बढ़ती। और सर आपको दुगना चाहिए था सर, तो 10 में काम हो जाएगा, और सर आग लगाओगे तो न जाने कितना टेम्परेचर बढ़ेगा। सर बहुत हो जाएगी रफ्तार, हाँ या ना? अब हमने फैक्ट्री में लगा दी, अब यहाँ पे फैक्ट्री हो गई क्लोज, चलेगा। अब दूसरी फैक्ट्री खोलेंगे दूसरे चैप्टर में, अब आ जाओ कंसेप्ट में, चलेगा। देखो साहब, तो आज हमने क्या सीखा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रफ्तार बढ़ जाती है, दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाइए 2 से 3 गुना हो जाएगी। इज दिस क्लियर? लिखो, लिखते चलो जैसा बोर्ड लिखा है, जैसा बोर्ड लिखा है लिखते चलिए। कोई है क्या दरवाजे पे? अच्छा है, क्या कह रहे हैं? हाँ, नहीं समझ पाया। आप लोग मुहावरे कैसे पढ़ते थे स्कूल में यार? भैंस के आगे बीन बजाना, सर रुको अभी भैंस के जाके बीन के बजा के आते हैं। यार हर चीज का एक इनडायरेक्ट वो होता है ना, आपको उन शब्दों को उस फ्रेम में समझना पड़ता है। ऐसे थोड़ी कि सॉरी भैंस के आगे पहले बीन बजाएंगे, यस ट्रू ट्रू ट्रू। लिख लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेट कांस्टेंट बढ़ता जाता है। हाँ, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से 2 से 3 गुना हो जाता है, ठीक है। अब लोगों ने क्या किया, इसको एक टेक्निकल नाम दे दिया। कैसे दिया? आ जाओ जरा बोर्ड पे आ जाओ। मैंने आपके सामने लिखा के टी, क्या लिखा? ऐसे पढ़ोगे, टी टेम्परेचर वाला रेट कांस्टेंट। कैसे पढ़ोगे? इधर देखो, बाद में सवाल में आएगा फिर नहीं पढ़ पाओगे। टी टेम्परेचर वाला, टी टेम्परेचर वाला, ऊपर लिख दो के टी प्लस 10, यानी टी प्लस 10। ये बड़ा कि ये बड़ा? ये इससे कितने गुना बड़ा? 10 गुना बड़ा। अच्छा बढ़ा रहे हो आप, मई तक तो ऐसे 1000 गुना कर दोगे क्या आप? अरे 2 से 3 गुना ना बड़ा, तो डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? हाँ, एक से तो बड़ा मिलेगा, अब यही बता दो कितना मिलेगा। ये कितना बड़ा था इससे? 2 से 3 गुना। तो डिवाइड करोगे तो लाला 2 से 3 गुना ही तो मिलेगा। यही तो पूछ रहा था बस। इसका लोगों ने एक नाम रखा, इसका नाम रखा टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या नाम रखा? गुना उना नहीं बोला, गुना बोलते तो हैवीनेस नहीं आता ना शब्दों में। क्या बोला? इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट। कोई बोले वो क्या, बोले कुछ नहीं भाई, रेट कांस्टेंट का रेशियो। 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो, उसमें रेट कांस्टेंट का रेशियो निकाल दो, वो जो रेशियो आएगा उसी का नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, कॉपी में कैसे लिखोगे? लिखते चलना, यहां तक लिख लिया था, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेना टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अब हमारे सामने एक नया टेक्निकल वर्ड आ गया। यार शब्दों को समझना पड़ता है ना, क्योंकि लोगों ने जैसा बनाया साइंटिस्ट हमें वैसा पढ़ना है। हम लोग होते तो अपने से नाम लिख लेते, के का गुना ऐसा कुछ नाम रख लेते, बट उन्होंने क्या नाम रखा है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वर्ड। सवाल में यही वर्ड आते हैं ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ऐसा लिख के एक लाइन लिख लेना, टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं म्यू। बेटा ये क्या लिखा है? यू नहीं, म्यू। एम कहां लिखा है? ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। इस सिंबल का नाम क्या है? म्यू। चलेगा, लिख लो जरा, टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू 2 to 3 टाइम्स, और इसे हम बोलेंगे म्यू। प्यारे बच्चों, अगर मैं इसे शब्दों में लिखना चाहूं तो कुछ ऐसे लिखूंगा, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो। ये किसका रेशियो है? रेट कांस्टेंट का। इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट हैविंग, हैविंग टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ, हैविंग टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन। अगर 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन का टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो उसमें जो रेट कांस्टेंट का रेशियो है वही कहलाता है म्यू। दैट्स सो सिंपल, हाँ या ना? आज से हमारा एक अजम्पशन होगा, आज से हमारा एक नियम होगा।
आज से हमारा एक अजम्पशन होगा, आज से हमारा एक अजम्पशन समझते हो ना बेटा, हम कुछ मान के चलेंगे सर, क्या? कुछ न बोला जाएगा, कुछ न बोला, कुछ न लिखा जाएगा। आप याद रखना, इफ नथिंग स्पेसिफाइड, म्यू हमेशा टू ही माना जाएगा। इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखते चलो पॉइंट बना के, इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इफ नथिंग स्पेसिफाइड, in numerical problems, if nothing is specified, if nothing is specified, then mu will be 2। अगर कुछ नहीं बोला गया है तो हम म्यू कितना मानेंगे? 2। चलेगा? चलेगा? प्यारे बच्चों, अब यहां पे एक छोटा सा मैं आपसे कंसेप्चुअल सवाल पूछ रहा हूं, बोर्ड पे आना जरा, ठीक? इसको लिखना नहीं, लिखेंगे एक फॉर्मूला बस, लिखना नहीं, क्योंकि अंत में फॉर्मूला याद करना पड़ता है, बट मैं फील कराना चाहता हूं आया कैसे। मान लो टेम्परेचर है 25, मान लो रेट कांस्टेंट, अब टेम्परेचर किया मैंने 35, मान लो कितना बढ़ाया, रेट कांस्टेंट कितने गुना? अब 2 से 3 ना बोलो, 2 गुना बोल दो बस, ठीक ना? अरे ठीक है ना, ताकि बोलना आसान लगे, बार बार 2 से 3 ना बोलोगे तो मुश्किल लगेगा, है ना? अब फिर से 10 से बढ़ाओ, बढ़ाओ, अब कितना? 2 का 2 गुना 4 के ना, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, आज बढ़ाएंगे, मजा आ रहा है, हाँ 16, और बढ़ाओ, ठीक है क्या? अब बोर्ड पे देखना जरा, है ना, देखते रहना, ये क्या लिखा है? ना ना 2 की पावर 0। अच्छा हाँ, ये क्या लिखा है? अरे वेरी गुड, ये क्या लिखा है? अरे वेरी गुड, ये, अरे वेरी गुड, ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस बोलो, क्या बात है, यहाँ पे 20 ना बेटा, यहाँ पे क्या बात है, पक्का? 10 को डिवाइड करो 10 से, वाह, ओ वाह, 20/10, 30/10, कुछ समझे? नहीं समझे? रुको, मान लो आज हमने कितना म्यू माना है? 2। दोगुना दोगुना कर रहे थे ना, क्या पता 3 गुना होता, तो आप कैसे करते? 10 बढ़ाए 3 के, 10 बढ़ाए, अब दुगुना होने लगेगा, 3 का 3 गुना 9 होगा ना बेटा, मान लो 3 गुना होता, मान लो, अब हमेशा 3 3 करना है, ठीक? 10 से बढ़ाया 3 के, 10 से बढ़ाया, 10 से बढ़ाया, वेरी गुड, मतलब यहां होता 3, यहां होता 3, 3 3 चल रहा होता, अरे बोलो ना, यानी आप ये कहना चाहते हो सर ये जो 2 है, जो 3 है, इसे बोल दो म्यू, क्या बोल दो? और म्यू की जो पावर में नंबर आ रहा वो है डेल्टा T/10, बोलो डा डा, ये क्या पुराना वाला के है? बोलो ना यार, तो मैं ऐसे देखना देखना ऐसे कह दू K2/K1 बराबर दिस, बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? कंफर्म? एक साबित करके बता दूं ताकि आपको लगे हाँ सही है, इधर आओ, साबित कर रहा हूं, कर दूं क्या? मैंने आपसे पूछा एक सवाल, मान लो मैंने कहा 25 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट के, मान लो 25 पे कितना है, मान लो, समझ पा रहे हो ना यार? और मैंने पूछा बोल लो 55 पे कितना, बोल लो 55 पे, मैं ऐसे करूंगा, अच्छा 55 का के पूछे हैं, मेरे को तो एक ही फॉर्मूला आता है, K2/K1 बराबर म्यू की पावर डेल्टा T/10। सर ने हमसे K2 पूछा, यस सर, K1 दिया, यस सर, म्यू कुछ न बोला जाएगा तो 2 ही माना, टेम्परेचर का डिफरेंस 30, 30/10 3, यानी सर K2 बराबर 8 के। नहीं समझे? चाहे करो ऐसे, चाहे करो ऐसे, 25 से 35 2 के, चलेगा ना? 35 से 45 4 के, 45 से 55, ऐसे में 105 तक पूछो तो करते रहना, है ना? इतनी मेहनत ना करना पड़ा, तभी तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया, K2/K1 बराबर म्यू की पावर डेल्टा T/, फॉर्मूला लिख लो, केवल फॉर्मूला लिख लो, K2/K1, किसी भी फॉर्मूले का फील बस एक ही बार चाहिए, आपका माइंड ताकि एक्सेप्ट कर ले, वो एक लॉजिक से आया है, बाद में तो सवालों में सीधे फॉर्मूले लगाते हो, है ना? तो पहली बार बस अपना माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, मान ले सकता बेटा ये होता है, कैसे होता है सर?
हाँ या ना? बाद में लगाना फॉर्मूला ही है, बट वो माइंड जो है ना रिपेल करता है, और वही उसका कारण मिल जाए माइंड से, अच्छा हाँ ऐसा है होता है। अंत में क्या याद होगा? फॉर्मूला K2/K1 इक्वल टू म्यू की पावर डेल्टा T/10। बोलो डन। एक छोटा सवाल करके आपको फ्री करता हूं, दे दूं एक सवाल? लिखो फिर एक सवाल, बोलू बेटा, लिखो। if temperature increases by if temperature increases by 40 degrees Celsius, then calculate how many times new rate constant becomes. How many times new rate constant becomes if initial rate constant is अल्फा। बन जाएगा? पहले के बोला, आज अल्फा बोल दिया, क्या दिक्कत है? आसानी तो है। नहीं बनेगा? बन जाएगा बच्चे। बहुत बढ़िया, शानदार बैच है आपका। बताओ कितना आएगा आंसर? फॉर्मूला लगाए नहीं लगाए? कौन सा? K2 बराबर म्यू की पावर डेल्टा T/10। डन। तो मैं ऐसे करूंगा, K2/K1 बराबर म्यू की पावर डेल्टा T/10। K2 हमसे पूछा, यस सर। K1 हमें दिया, यस सर। कुछ ना बोला जाएगा तो म्यू 2। अरे गड़बड़ हो गई यार, इनिशियल टेम्परेचर तो दिया ही नहीं। सर इनिशियल टेम्परेचर किसको चाहिए? अपने को टी चाहिए, डेल्टा टी, और सवाल में ऑलरेडी दे रखा है। थैंक्स बोलना चाहिए, पहले से दे रखा, माइनस नहीं करना पड़ा, गलत हो जाता है ना। 40/10 4, आसान है। बोलो कितना आएगा? K2 बराबर 16 अल्फा। आसान है क्या? डन। आज इतना ही, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ाई कर रहे हो ना? कोई नहीं, आराम आराम से करें। ठीक है, सीखिए, रिवाइज करिए, रिवाइज कर लो ना बेटा। कितने दिन से रिवाइज नहीं किए? अच्छा ठीक, ऐसे मैं गेस कर रहा था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बाहर